Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about insurgency in Northeast. तो करंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ब्लेम किया कांग्रेस पार्टी को फॉर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। अगेन दिस न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट ये जो टॉपिक है इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसको हम कवर करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो आज हम लोग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कल जैसा कि हमने चर्चा किया था कि इंटरनल सिक्योरिटी को अगर रीजन वाइज डिवाइड किया जाए तो चार एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है। कल हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में देखा, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी के बारे में आज देखेंगे। उसके अलावा दो एस्पेक्ट्स और रह जाते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। अगर सिर्फ हम फिजिकल या टेरिटोरियल एस्पेक्ट्स को ना देखें तो एक और डायनेमिक जुड़ जाएगा, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो इन चारों के अलावा अगर साइबर सिक्योरिटी को देख लिया जाए तो मोर और लेस हमारा इंटरनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक कवर हो जाता है। तो किसी दिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी देख लेंगे। आज हम लोग इस डिस्कशन में इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को लेकर के सेकेंड एआरसी रिपोर्ट क्या कहता है, पहले वो देखते हैं। सेकेंड एआरसी कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी रिप्रेजेंट्स ए स्टेट ऑफ स्टेबल एनार्की। तो ये सब जो है, ये सब आइडिया जो है, किसी भी इंसर्जेंसी के ऊपर अगर सवाल होता है तो स्टार्ट करने में हेल्पफुल रहेगा कि इंसर्जेंसी ने एक अलग तरीके का एनार्की का माहौल बनाया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ऐसा सेकेंड एआरसी कहता है। रूल ऑफ लॉ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस आर सबवर्टेड बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी। तो एनार्की मतलब लॉलेसनेस इज देयर बिकॉज ऑफ, टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, ऐसा सेकेंड एआरसी कहता है। अरेंजमेंट्स टू सर्व पर्सनल और पार्टीशन एंड्स ऑफ द मिलिटेंट्स। तो यहाँ पे मिलिटेंसी काफी हाई है, इंसर्जेंसी काफी हाई है, और उसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि चाइना फैक्टर, म्यांमार फैक्टर भी हैं। उसके अलावा कुछ हद तक वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, जैसे सेकेंड एआरसी सेज की इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट हैज लेड टू अ स्टेट ऑफ स्टेबल एनार्की, ये लाइन भी याद रख लेंगे तो ओपनिंग लाइन के लिए ठीक रहेगा अगर कोई प्रश्न आ जाता है इंसर्जेंसी के ऊपर। तो अब जरा देखते हैं कि कारण क्या है इंसर्जेंसी के पीछे, हाई इंसर्जेंसी के पीछे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो सबसे पहला कारण है एथनिक आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं और वो सारे एथनिक ग्रुप्स के अपने अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी है। लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो ड्रेसिंग सेंस की बात कर ली जाए, फूडिंग सेंस की बात कर ली जाए, क्लिनरी प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं। तो उस कारण से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। अलग अलग एथनिक ग्रुप ने basically on the basis of their ethnic identity have promoted the idea of regionalism to promote their own interest. So ethnic identity has fueled regionalism. Regionalism, I hope you understand, वेयर रीजनलिज्म के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन। आपको इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में भी पढ़ाया जाएगा। सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन मीन्स people from a particular region claim that the resources of that region belong to the particular community only। यहाँ के लोगों को ही यहाँ के रिसोर्सेज बिलोंग करेंगे। इस तरह के आइडियाज को प्रमोट करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि वो रीजनलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, सब अपने एथनिक आइडेंटिटी के अराउंड रीजनलिज्म जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपस में डिस्प्यूट होता है। देयर आर मोर देन 50 एथनिक रेबल ग्रुप्स कन्फ्लिक्टिंग विथ ईच अदर। दूसरा है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। देखिए, आप देखो तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया से काफी टेनुअस तरीके से, टॉर्चुअस तरीके से कनेक्टेड है। इसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या कभी कभार इसको चिकन नेक भी कह देते हैं। So because of this tortuous path that connects northeast India with other parts of India,
इस कारण से नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतने अच्छे से हो नहीं पाया है, क्योंकि जो बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर पाना थोड़ा कठिन है। एंड फॉर दैट रीजन नॉर्थ ईस्ट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू सम एक्सटेंट हैज बिन restricted. Geographical factor leading to low economic growth with respect to the potential. इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। दैट हैज लीड टू सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर यूथ, सेंस ऑफ एलियनेशन फॉर यूथ, और वो एलियनेशन या फ्रस्ट्रेशन यूथ के मन में जो है दैट हैज बिकम रीजन बिहाइंड रीजनलिस्ट रीजनलिज्म की टेंडेंसी या इंसर्जेंसी की टेंडेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये दो मुख्य फैक्टर्स हो गए, एथनिक आइडेंटिटी, फ्यूल्ड रीजनलिज्म, ज्योग्राफिकल फैक्टर लीडिंग टू इकोनॉमिक चैलेंजेस। इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, चाइना, म्यांमार जैसे देश जो हैं वो, आप म्यांमार को तो अभी के टाइम में सीधा सीधा नहीं कह सकते, बट चाइना हैज बीन फ्यूलिंग इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इन ऑर्डर टू डीस्टेबलाइज इंडिया। चाइना का तो गोल ही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। उसके अलावा म्यांमार साइड से कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। मौजूदा सरकार के साथ तो जैसे तैसे भारत सरकार एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रही है, बट अर्लियर देयर वेयर मोर सच केसेस जहाँ पे म्यांमार साइड से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस ज़्यादा होते थे। उसके अलावा बात की जाए नेपाल की और बांग्लादेश की, तो यहाँ पे भी कुछ पार्टी जैसे हैं, राइट नाउ दे आर आउट ऑफ पावर, बट कुछ पार्टी जैसे हैं नेपाल और बांग्लादेश में जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं विद द एम ऑफ डिस्टेबलाइजिंग इंडिया। उसके अलावा रीजनल इश्यूज की हमने चर्चा की, इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, इलीगल माइग्रेशन। तो अलग अलग देशों से, बांग्लादेश से, म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो फिर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जिस कारण से टेंशन बढ़ता है समाज में, और फिर रीजनलिज्म को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और इस कारण से भारत के दूसरे हिस्सों से भी आए हुए लोगों के अगेंस्ट यहाँ पे लोकल लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आता है, रीजनलिज्म की टेंडेंसी मजबूत होती है। ऑल सच फैक्टर्स टुगेदर कैन बी क्लब्ड एज रीजनल इश्यूज, माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, कंट्रीज, सेटलमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा स्टिग्मेटाइजेशन का प्रॉब्लम है, जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मेटाइजेशन फेस करना पड़ता है। तो उस कारण से फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मन में लोगों के एक एलियनेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंड दैट समटाइम्स लीड्स टू राइज ऑफ टेंडेंसी ऑफ रीजनलिज्म, एंड व्हेन इट टर्न्स वायलेंट देन इट कैन बी कॉल्ड इंसर्जेंसी। अभी स्टिग्मेटाइजेशन की जब भी बात चले तो एक एग्जांपल याद रखिएगा। इन 2014 जनवरी, अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट नीतो तानियम वाज मॉक्ड फॉर हिज हेयर स्टाइल, एंड व्हेन ही रिटोर्टेड बैक देन ही वाज किल्ड इन दिल्ली। तो ये एग्जाम्पल नीटो टानियम वाला नाम याद रखिए, एक दो एग्जाम्पल से आपका आंसर सब्सटैंशिएट होगा। तो ये तो जेनेरिक फैक्टर्स हो गए, जनरल फैक्टर्स कि क्यों नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स हैं। बट अब स्टेट वाइज देखते हैं कि किन किन स्टेट्स में क्या क्या रूट्स रहे हैं इंसर्जेंसी के। सबसे पहले बात करते हैं नागालैंड की। देखिए, नागालैंड के अंदर जब से भारत आजाद हुआ है तब से ही जो नागाज हैं, खासकर नागा ट्राइब्स के लोग हैं, दे आर डिमांडिंग सेपरेशन ऑफ नागालैंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके लिए उन्होंने ग्रुप भी बनाया, एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। इसी नागा इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया 1958 में। ब्रिटिशर्स ने लाया था 1942 में इन ऑर्डर टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट, but after independence armed forces special power act was first time implemented in order to suppress naga insurgency 1958। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इट गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्वीपिंग पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो उसके बाद धीरे धीरे नागा इंसर्जेंसी कुछ हद तक सप्रेस हुई और एक अकॉर्ड साइन हुआ, पीस अकॉर्ड, जिसका नाम है शिलोंग अकॉर्ड, जिसमें एनएनसी के मेंबर्स ने सरेंडर किया और पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया। बट इस एनएनसी में से कुछ एक ऐसे मेंबर्स थे हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद शिलोंग अकॉर्ड,
सो उन्होंने एक अलग से ग्रुप बना दिया NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ ग्रेटर नागालैंड, ऐसा कुछ NSCN। इसके दो मेन लीडर थे, इसाक एंड मोवैया। तो इस ग्रुप का नाम बन गया NSCN, इसाक मोवैया, शॉर्ट में कहें तो IM, NSCN IM, who broke out of this NNC and created a separate group NSCN इसाक मोवैया, 1980 में बना। अब इसी इसाक मोवैया ग्रुप से फिर एक दूसरा फैक्शन बाहर निकल के आया 1988 में, जिसका नाम है NSCN खापलांग, शॉर्ट में कहे तो NSCN के। 1997 में ये जो इसाक मोवैया ग्रुप है, इसने भारत सरकार के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि पीस प्रोसेस की शुरुआत हो गई। लेकिन वो पीस प्रोसेस अभी तक पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ बातों को लेकर के अभी भी डिफरेंसेस हैं। जैसे NSCN IM डिमांड कर रहा है कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनका सेपरेट फ्लैग हो। तो बेसिकली दे आर यूजिंग अ वर्ड शेयर्ड सोवरेनिटी अगेन एंड अगेन, कि दे विल नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट country Nagaland. They will remain part of India, but they will have some sort of autonomy, somewhat in line with the status of Jammu and Kashmir बिफोर 5 अगस्त 2019। तो ऐसा तो भारत सरकार अलाउ करेगी नहीं। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमने उसके स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज किया है, तो वैसा एक स्पेशल स्टेटस तो नागालैंड को तो मिलेगा नहीं। इसी कारण से NSCN IM के साथ जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट है वो फाइनल कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, बिकॉज देर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन NSCN IM नेगोशिएटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज व्यू पॉइंट, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइडिया शेयर्ड सोवरेनिटी डिमांडेड बाय NSCN IM। वहीं बात की जाए NSCN खापलांग ग्रुप की, तो ये अभी भी काफी एक्टिव है। और इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, ये एरिया काफी रग्ड है, ब्रोकन है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स, हिल्स, डेंस फॉरेस्ट, और इसी बॉर्डर रीजन से NSCN खापलांग ऑपरेट करता है। और आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, दिस एरिया इज इनफेमस फॉर ओपीएम ऑल्सो, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो NSCN खापलांग के जो कैडर्स हैं, दे हैव बीन फाउंड engaged into क्रॉस बॉर्डर narcotic supply also, and that has been major source of funding for NSCN Kaplang. And NSCN Kaplang is still very active and leading to some insurgency in Nagaland region, operating from the Myanmar border area. तो ये तो बात हो गई नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी की। शिलोंग अकॉर्ड, NSCN इसाक मोवैया, right now they are in some ceasefire agreement. NSCN Khaplang is still very active. बात की जाए मिजोरम की, आज के डेट में मिजोरम काफी पीसफुल है, बट मिजोरम को के अंदर आप देखोगे कि इंसर्जेंसी का राइज हुआ 1958-59 के बाद से। हुआ क्या कि मिजोरम के अंदर एक फेमाइन आया, अकाल, फूड स्कैरसिटी, जिसको कहा जाता है मौतम फेमीन। ये मौतम फेमीन कैसे आया वो भी जरा समझते हैं। तो 1959 के आसपास बैम्बू की बहुत सारी फ्लावरिंग हुई। बैम्बू जो ट्री होता है उसमें फ्लावरिंग बहुत सारा हुआ। उस बैम्बू फ्लावरिंग के कारण रैट पॉपुलेशन काफी फास्ट तरीके से ग्रो हुआ। बैम्बू के फ्लावर्स को खा करके रैट पॉपुलेशन में बूम देखा गया, और वो रैट पॉपुलेशन बैम्बू फ्लावर्स को तो खा ही गए, उसके अलावा दे ऑल्सो अटैक्ट द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ मिजोरम, एंड दैट लेड टू फूड स्कैरसिटी इन मिजोरम। उसके अलावा घरों में घुस गए रैट्स, तो प्लेग भी फैला कुछ हद तक। अब मिजोरम के अंदर मौतम फेमिन इसी को कहा गया है, स्कैरसिटी ऑफ फूड बिकॉज ऑफ बूम इन रैट पॉपुलेशन। बट भारत सरकार इस मौतम फेमिन को काउंटर करने के लिए कुछ खास एक्शन नहीं ले पाई। इस कारण से मिजोरम के अंदर मन में लोगों के एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट केयर अबाउट देम। दिस फीलिंग, सेंस ऑफ एलियनेशन got developed in the heart of people of Mizoram. And then under leadership of Lal Denga, insurgency in Mizoram started in 1966, where the main demand was independence of Mizoram. और एक फ्रंट बनाया गया मिजो नेशनल फ्रंट इंसर्जेंट ग्रुप, और लगभग 20 साल तक स्ट्रगल चला लाल डेंगा की लीडरशिप में कि अब हमें अलग देश चाहिए, तुम तो हमारा ख्याल रखते नहीं हो, अब हमें अलग देश चाहिए। 1986 में वापस से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ MNF और भारत सरकार के बीच बीच में। मिलिटेंसी खत्म हुई मिजोरम के अंदर, लाल डेंगा बिकेम चीफ मिनिस्टर।
मिजोरम को स्टेटहुड भी मिल गया 1987 में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मिजोरम का जो इंसर्जेंसी है वो पीस प्रोसेस के बाद जो 1986 में हुआ उसके बाद से पूरी तरह से खत्म हो गया। जो चीफ इंसर्जेंट लीडर थे लाल डेंगा, ही हिमसेल्फ बिकेम द चीफ मिनिस्टर एंड दैट इज हाउ द इंसर्जेंसी प्रॉब्लम एंडेड। इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मणिपुर इशू। मणिपुर की इंसर्जेंसी पे या रीजनल कन्फ्लिक्ट पे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। कारण सरल है, आपको पता है कि पिछले साल जून जुलाई में काफी सारा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था मणिपुर में। तो मणिपुर का क्या इशू है, रीजनलिज्म क्यों वहां पे बहुत हाई है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, पहले मणिपुर की टोपोग्राफी देख लीजिए आप। मणिपुर को अगर आप देखिए तो उसके सेंटर एरिया में एक वैली है और वहीं पे वो लेक है, लोकटक लेक एंड ऑल। बट वैली के आसपास फिर हिली एरियाज है ये। और वैली एरिया में जो एथनिक ग्रुप रहता है वो है मीतीस। बाकी हिली एरियाज में दो एथनिक ग्रुप रहते हैं, नागाज एंड कुकीज। और ये तीन मेन एथनिक ग्रुप हैं मणिपुर के अंदर, और तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। तीनों के बीच में रीजनलिज्म के जो आइडियाज हैं बहुत स्ट्रांग हैं। तीनों के बीच में लोकल रिसोर्सेज को लेकर के काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है। सो नागास, दे स्टार्टेड द नागा मूवमेंट इन 1950s, यू नो, वही नागालैंड वाला। तो कुछ नागाज तो मणिपुर में भी रहते थे। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर नागालैंड। तो नागालैंड को इंडिपेंडेंस देश बनाने की जब बात चल रही थी तो उसमें से कुछ हिस्सा मणिपुर का भी प्रपोज था, जो नागालैंड के अंदर शुरू हुआ था इंसर्जेंसी। शिलोंग अकॉर्ड के बाद कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। तो नागा इंसर्जेंसी तो वहां से आप रूट कर सकते हैं। कुकीज, दे फॉट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि मणिपुर एक अलग से किंगडम हुआ करता था जिसको भारत के साथ मिलाया गया 1949 में। तब से ही मणिपुरी किंगडम की जो मर्जर है भारत के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उसको लेकर के कुकीज और मितीस कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दो मेजर रीजन है मणिपुर के अंदर कन्फ्लिक्ट के पीछे। एक तो एथनिक आइडेंटिटी के कारण कन्फ्लिक्ट होता है नागास, कुकीज और मितीस के बीच में। और दूसरा, मणिपुर किंगडम को जब मर्ज किया गया यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, तो उसको लेकर के भी कई सारे रीजनल एथनिक ग्रुप्स हैप्पी नहीं थे एंड दे आर स्टिल engaging into violence अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर मणिपुर। तो दो फैक्टर ध्यान में रखिएगा, लोकल रीजनल कन्फ्लिक्ट amongst the three ethnic groups, plus some of the insurgent groups right since 1949 are not in agreement with the merger of Manipur kingdom with Union of India, and they want to reverse the decision. They want Manipur to attain its independence. इसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बहुत याद रखिए, इनके सबके एक आधा इंसर्जेंट ग्रुप्स के नाम। तो त्रिपुरा के अंदर जो है, पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम ईस्ट बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यहाँ से त्रिपुरा के अंदर जो लोग माइग्रेट हुए हैं, इस कारण से लोकल लोगों के बीच में एक एथनिसिटी का जो सेंस है वो स्ट्रांग हुआ है, और माइग्रेंट्स के अगेंस्ट फिर वो थोड़ा बहुत वायलेंस के केसेस सामने निकल करके आते हैं। तो त्रिपुरा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंसर्जेंसी का या वॉयलेंस का। मेघालय के अंदर भी सेम स्टोरी, रीजनल एस्पिरेशंस टू गेट मोर एंड मोर रीजनल ऑटोनॉमी, उसके लिए कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं जैसे GNLA, HNLC। एक आधा नाम याद रख लें, मेघालय के लिए तो काफ़ी है। अरुणाचल प्रदेश में सेम अरुणाचल ड्रैगन फोर्स बनाया गया है, वह एक इंसर्जेंट ग्रुप है बेसिकली, जो प्रोटेस्ट करता है और वायलेंस भी कभी कभार रिजॉर्ट करता है अगेंस्ट आउटसाइडर्स, इवन पीपल फ्रॉम अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मूविंग इनटू अरुणाचल प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि मेजर जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम आसाम के अलावा, मेजर इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम नागालैंड में है अभी भी, मिजोरम में था, और मणिपुर में इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स हैं और रीजनल कन्फ्लिक्ट्स के प्रॉब्लम है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है। एक आधा नाम आप याद रख लें, काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं असम की। असम के अंदर इंसर्जेंसी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, बोडो इंसर्जेंसी एंड अल्फा इंसर्जेंसी। बोडो इंसर्जेंसी जो है वो मेनली बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ एलियनेशन, फ्रस्ट्रेशन अमंगस्ट द बोडो यूथ के कारण शुरुआत हुई उसकी। तो बोडो लैंड रीजन के
मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट कोकराझार, चिरांग, बक्सा और धौलगिरी रीजन के यूथ को लगता रहा कि उनकी आइडेंटिटी, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसी कारण से 1929 में ही जब साइमन कमीशन भारत में आया था इन ऑर्डर टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो उस वक्त गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा साहब ने, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बोडो लीडर थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखा था साइमन कमीशन के सामने कि बोडोलैंड एरिया अलग से बनाया जाए, गिविंग सेपरेट आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी टू द बोडो ट्राइब। तो आप कह सकते हैं कि बोडो इंटरेस्ट और बोडो आइडेंटिटी के लिए एक सेपरेट ऑटोनोमस रीजन बनाया जाए। इसका पहला मेजर इवेंट जो है 1929 में हुआ, व्हेन साइमन कमीशन के सामने गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा साहब ने ये रिक्वेस्ट रखा। लेकिन 1970 से ये जो डिमांड है वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होने लगा और इसके साथ थोड़ा वायलेंस भी होने लगा। 1970 onwards, the demand for separate state for Bodos with the name Udyanchal became stronger. By 1980s, there was a suggestion कि आसाम का 50-50 पार्टीशन किया जाना चाहिए और इसको लेकर के कुछ बोडोलैंड इंसर्जेंसीज भी हुई, वायलेंस भी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी इज आर्म्ड रिवॉल्यूशन against the state for regional ethnic identity, aim of attaining either autonomy or complete independence, जो भी हो। फिर लीडर जैसे कि बोडोफा, इनके बारे में हमने पढ़ा, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, इन्होंने पीसफुल अप्रोच अपनाया, अपने कम्युनिटी के लोगों को भी समझाया कि इंसर्जेंसी से कुछ फायदा नहीं है, भारत सरकार के साथ भी नेगोशिएशंस हुए। और बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के ही कंट्रीब्यूशन का नतीजा है कि फिर पहला पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 2003 में, जब बोडो रीजन का पहला इंसर्जेंट ग्रुप BLT, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स, इन्होंने पीस डील साइन किया। और इस पीस एग्रीमेंट का नतीजा ये हुआ कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया बनाया गया अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू गिव स्पेशल राइट्स टू द बोडोज पीपल अंडर शेड्यूल 6। आपको पता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबल एरिया में देयर इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर विथ रेस्पेक्ट टू सम लोकल टॉपिक्स, जहाँ पे लोकल लोग ही मिलकर के फैसला ले सकते हैं। तो शेड्यूल 6 के अंतर्गत लाया गया 2003 में आफ्टर BLT ज्वाइनिंग पीस प्रोसेस। फिर दूसरा इंसर्जेंट ग्रुप NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया 2005 में। बट इसका एक ग्रुप, एक फैक्शन NDFB-S, जिसको हम लोग कहते हैं सोंगबी जीत फैक्शन, वो पीस प्रोसेस को उसने ज्वाइन नहीं किया। इट कंटिन्यूड विथ द एक्टिविटीज ऑफ मिलिटेंसी टिल 2020। फिर 2020 में NDBF-S सोंगबीजीत फैक्शन ने भी पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लिया ऑन 26 जनवरी 2020। और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि बोडोलैंड इंसर्जेंसी केम टू एंड। बोडो पीस अकॉर्ड जो 2020 में साइन हुआ, उसके अंतर्गत कुछ फैसले लिए गए। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वाज रीस्ट्रक्चर्ड इनटू बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इस रीस्ट्रक्चरिंग में किया क्या गया, बेसिकली नॉन बोडो विलेजेस वेयर रिमूव्ड व्हाइल सम ऑफ द बोडो मेजॉरिटी विलेजेस व्हिच वर नॉट अर्लियर पार्ट ऑफ BDAD वेयर एडेड। तो बेसिकली BTAD ऐसे बनाया गया था, इसमें कुछ बोडो एरियाज रह गए थे, इसका हिस्सा नहीं थे, जहाँ पे बोडो लोग रह तो रहे थे लेकिन वो BTAD का हिस्सा नहीं थे। तो रीस्ट्रक्चरिंग की गई इन दिस पीस अकॉर्ड। तो नॉन बोडो एरियाज थे उसको बाहर कर दिया गया और जो बोडो एरियाज थे उनको इसमें सबज्यूम कर लिया गया। उसके अलावा टेरिटोरियल काउंसिल की जो सीटें हैं वो 40 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। ST स्टेटस दिया गया टू हिल बोडोस। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हुई है। 150 करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज बोडो एरियाज के लिए दिया जा रहा है। तो ऑल सच कमिटमेंट्स वेर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके साथ ही बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ 2020 में। बोडो इंसर्जेंसी केम टू एंड। अब जो दूसरा मेजर इंसर्जेंट ग्रुप है वो है अल्फा। अल्फा इंसर्जेंसी की शुरुआत आप 1979 से देख सकते हैं। 1979 एक वाटर सेड ईयर है। ये वही ईयर है जहां पे पहली बार इलीगल इमिग्रेंट्स जो मेनली ईस्ट पाकिस्तान से आकर के असम के अंदर सेटल हो गए, उनके अगेंस्ट एक आउटबर्स्ट देखा गया अमंग्स द यूथ ऑफ असम। अब ये जो आउटबर्स्ट है इसने दो शेप लिया। एक लिया पॉलिटिकल मूवमेंट का, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और वो पॉलिटिकल मूवमेंट अल्टीमेटली गॉट कल्मिनेटेड इन टर्म्स ऑफ असम पीस अकॉर्ड जो 1985 में साइन हुआ। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा जो आउटबर्स्ट हुआ अमंग्स द यूथ,
वो हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी। एक तो चलिए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट, उसमें भी कई सारे यूथ को दबाया गया। 800 यूथ्स वेर मर्टायर्ड, यू नो दिस। बट अल्टीमेटली 1985 में पीस अकॉर्ड साइन हुई, और जिसके बाद फिर बात हुई कि अपडेट किया जाएगा एनआरसी को, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वीड आउट किया जाएगा। उसी में क्लॉज 6 ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत कल्चरल इंटरेस्ट और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई असम के लोगों की। तो वो एक तरीका था अपने आउटबर्स्ट का। दूसरा आउटबर्स्ट का तरीका हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी, आर्म्ड रिवोल्यूशन, आर्म्ड रिबेलियन, एंड दैट आर्म्ड रिबेलियन वाज टेकन अप बाय दिस अल्फा ग्रुप। तो अर्लियर अल्फा had also some emotional support, and अल्फा demanded a separate independent country for Assam कि ना अब हमें अलग देश चाहिए। बट भारत के लिए तो हमारी इंटीग्रिटी जो है, भारत की संप्रभुता, वो तो सैक्रोसैंक्ट है, राइट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो अल्फा की इस डिमांड को तो पूरा करना तो नामुमकिन है। अल्फा पहले बहुत पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि उसके अंदर लोगों के जो लोकल कुछ यूथ को उसके जो आप कह सकते हैं कॉज है, उसमें भरोसा था कि इट इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ असम एंड यूथ ऑफ असम। पर धीरे धीरे अल्फा के साथ कई सारे और इवेंट्स हुए, मतलब वायलेंट इवेंट्स हुए, बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल। अल्फा का नाम जोड़ा गया विथ अदर इलीगल एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल, एंड चाइना के साथ भी रिलेशंस की, चाइना की माओइज्म, चाइना इज फंडिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशंस टू अल्फा ग्रुप। अल्फा ग्रुप्स आर आल्सो ऑपरेटिंग इन एसोसिएशन विद एनएससी एंड खापलांग एंड ऑल। धीरे धीरे अल्फा जो है उतना, मतलब अभी उतना स्टीम नहीं देखा जा रहा है जितना इसके अंदर पहले हुआ करता था। तो अल्फा यूज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद एनएससी एंड आईएम खापलांग, बट एनएससी एंड आईएम एंड एनएससी एंड खापलांग, अभी आईएम ने तो पीस प्रोसेस ज्वाइन कर लिया है। एक ये कारण है कि अल्फा का इंसर्जेंसी थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरा, म्यांमार के अंदर बीच में तो डेमोक्रेटिक सरकार आ गई थी, क्योंकि अल्फा हो या फिर खापलांग ग्रुप हो, एनएससी, ये लोग म्यांमार के एरिया से ही मेनली ऑपरेट करते रहे, भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी प्रमोट करते रहे। बट अब म्यांमार के अंदर पहले तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उसके साथ भारत सरकार के अच्छे संबंध थे, फिर मिलिट्री जनता भी आई 2021 से, तब भी भारत ने अच्छा संबंध बनाया हुआ है। इस कारण से अल्फा को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है म्यांमार साइड से। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जो सिंपथी थी, जो ट्रस्ट था इन द कॉज ऑफ अल्फा अमंग्स द लोकल एसएमईज यूथ, वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन अल्फा ग्रुप का एक और फैक्शन, राजखोवा फैक्शन, अरविंद राजखोवा फैक्शन, उसने पीस प्रोसेस को ज्वाइन किया। अल्फा ग्रुप का जो मेजर इंसर्जेंट फैक्शन है, परेश बरुआ फैक्शन, उसने अभी पीस प्रोसेस को ज्वाइन नहीं किया है। इट इज स्टिल अडॉप्टिंग हार्डलाइन स्टैंड। तो ये एक मेजर अचीवमेंट होगा अगर परेश बरुआ फैक्शन भी पीस प्रोसेस को ज्वाइन कर लेता, तब आप कह सकते हैं कि असम के अंदर इंसर्जेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई। अल्फा के अगेंस्ट जो मेजर ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं पास्ट में, ऑपरेशन बजरंग 1990 में, ऑपरेशन राइनो, उसके अलावा भूटान की आर्मी के साथ मिल करके ऑपरेशन ऑल क्लियर लॉन्च किया गया साल 2003 में। ये सब कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब इंसर्जेंसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। स्टेप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: सिक्योरिटी मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड पीस अकॉर्ड। तो सिक्योरिटी मेजर्स में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसके अलावा कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन ऑल क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू कर्ब इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को आप डेवलपमेंटल मेजर्स भी कह सकते हैं। कल ही मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके के वायलेंस को, इंसर्जेंसी या एक्सट्रीमिज्म को आप सिर्फ सिक्योरिटी मेजर से काउंटर करेंगे तो लॉन्ग रन में ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी मेजर से होगा क्या कि एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब नहीं होगा तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, और यूथ के मन में और ज़्यादा एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन होगा, और वो लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। सो दैट प्रूफ माइट प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। इसलिए सिक्योरिटी मेजर्स हैव टू बी ऑलवेज बैक्ड अप विथ डेवलपमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो
एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में सबसे पहले चीज आप देख सकते हैं कि एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कई सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स लाए गए हैं स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे पीएम डिवाइन स्कीम, उन्नति स्कीम। इसके अलावा इंडिजीनियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम इन 4 स्टेट्स, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर शेड्यूल 6, जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए गए इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, कालादान, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे। इससे कैसा है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप लिख सकते हैं। पर्वतमाला, ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये स्कीम है भारत सरकार की। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन ना हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों के अगेंस्ट व्हेन दे गो टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसके लिए एक एमपी बेज बरुआ कमेटी बनाई गई है। और एमपी बेज बरुआ कमेटी, इसका नाम कम से कम याद रखिए, इसके सजेशंस मैं आपको किसी दिन और बता दूंगा। बट एमपी बेज बरुआ कमेटी ने कई सारे सजेशंस दिए हैं जिसको इंप्लीमेंट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है व्हेन दे गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कमिटी। फिर तीसरा स्टेप, तीसरा जो डायमेंशन है इंसर्जेंसी को कर्व करने के लिए, वो है पीस अकॉर्ड। बोडो पीस अकॉर्ड, अल्फा पीस अकॉर्ड विथ राजकोआ फैक्शन, नागा पीस अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड एंड सीज फायर एग्रीमेंट विथ एनएससी एंड आईएम एंड मीजो पीस अकॉर्ड। ये सब कुछ मेजर पीस अकॉर्ड्स हैं जिनको साइन करके भारत सरकार ने इंसर्जेंसी को कर्व किया है। ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख करके दिया है। देखिए, सॉल्यूशन में लिख करके इसलिए नहीं देता हूं ताकि आपको मैं बोलूं कि ऐसे ही आंसर लिखना है। समटाइम्स सॉल्यूशंस शेयर किए जाते हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में, जस्ट टू गिव एन आइडिया। एंड माई सिंपल रिक्वेस्ट इज कि नेवर अलाउ योर आंसर टू फॉल फ्लैट, एकदम ऐसे मोनोलिथिक ब्लॉक्स में नहीं। एक दो लाइन लिखिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, फिर जो पूछा गया उसको बॉक्स में डालिए, फिर थोड़ा बहुत मैप्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रेजेंटेशन को जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाइए, कीवर्ड्स को बॉक्स में डालिए, अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जामिनर आराम से पढ़ता जाए, नंबर देता जाए। जितना हो सके उतने पॉइंट्स दीजिए एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने पे मत रहिए। सेटलमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स, डोंट इलेबोरेट कि मेनी इमिग्रेंट्स केम इन इलीगल मैनर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग 1970s and all. No need to elaborate upon that. Give as many points as possible, substantiate it with some example, move forward. Try to make some flow chart, some index and all, ताकि आंसर जो है वो अच्छा दिखे और एग्जामिनर की वर्ड्स को पढ़ता जाए, आपको मार्क्स देता जाए। ठीक है, तो ये तो प्रश्न मैंने आपके लिए कर दिया। यहाँ पे एक सवाल मैंने दिया है नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी पे, जो यूपीएससी साल 2017 में आया था। ये सवाल था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की इंसर्जेंसी के ऊपर। मैंने यहाँ हिंट्स दे रखा है, आंसर तो नहीं दिया, हिंट्स दिया है। आप हिंट्स को पढ़िए और जो भी डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे आप आराम से इस सवाल को लिख सकते हैं। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हेवी रेनफॉल इन दुबई। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, यूएई के अंदर बहुत हेवी रेनफॉल हुई है और अभी तक का ये सबसे हेवी रेनफॉल है यूएई में, जब से वहां पे वेदर पैटर्न्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया 1949 से, तब से लेकर के अभी तक का ये हेवीएस्ट रेनफॉल है। यूएई itself was established in 1971. 7 emirates together came and made this federation UAE, group of countries आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एमिरेट्स। बट यूएई बना 1971 में, 1949 से ही वहां पे वेदर फिनोमिना को ट्रैक किया जा रहा है, तब से लेकर के अभी तक का ये हेवीएस्ट रेनफॉल है यूएई का। यूएई इज नॉर्मली एन एरिड रीजन, ये पूरा का पूरा अरेबिक पेनिनसुला ही एरिड है और डेजर्ट से भरा हुआ है। तो यूएई में भी डेजर्ट है, एरिड है। और क्यों एरिड है उसके पीछे भी कारण आपको पता है, ये तो बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपको एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो कैसे एटमॉस्फेरिक विंड जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में जाकर के सबसाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बनाता है और ये हाई प्रेशर बेल्ट जो है, इस कारण से यहाँ पे क्लियर स्काई होता है और रेनफॉल लगभग ना के बराबर होता है। और रेनफॉल ना होने के कारण इन रीजन्स में डेजर्ट्स बन गए हैं यूएस के अंदर, फिर पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट
और ये अरेबिक पेनिनसुला, इट इज डेजर्ट बिकॉज ऑफ मेनली दिस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ड्यू टू सबडक्शन ऑफ विंड इन द रीजन। ये तीन सेल बनते हैं और उन तीन सेल्स में से यहाँ पे बेसिकली एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। ये सब बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट इज कि दिस एरिया इज डेजर्ट और यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा रेनफॉल होती नहीं है। ज़्यादा क्या, रेयरली रेनफॉल होती है। इस बार इतनी बारिश हुई कि एक इंसान की मौत हो गई। कई सारे जो बेसिक एक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, एयर ऑपरेशंस, वो सब रुक गए। तो क्यों इतनी हेवी बारिश हुई दुबई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर? उसके पीछे के कारण क्या है? तो तीन मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक है स्टॉर्म। स्टॉर्म बना था इस एरिया में, आप आप कह सकते हैं अरेबिक सी में एक स्टॉर्म बना था एंड दैट स्टॉर्म वाज पासिंग ओवर दिस अरेबिक पेनिनसुला मूविंग टुवर्ड्स गल्फ ऑफ ओमान। और वो स्टॉर्म के कारण बारिश हुई। देखिए, स्टॉर्म हो, इट इज लाइक साइक्लोन ओनली। साइक्लोन तो आपने पढ़ा है। साइक्लोन में बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, फिर आसपास के सराउंडिंग विंड्स कन्वर्ज करती हैं, फास्ट सराउंडिंग विंड्स कन्वर्ज करती हैं। तो जस्ट लाइक साइक्लोन स्टॉर्म्स होते हैं, मैकेनिज्म वही है। बस आप कह सकते हैं कि दोनों में जो अंतर है वो है इंटेंसिटी का। स्टॉर्म्स की जो विंड होती है उनकी इंटेंसिटी कमजोर होती है और स्पीड भी कम होती है और रेनफॉल भी उससे एसोसिएटेड नॉर्मली कम ही रहता है। तो साइक्लोन इज, आप कह सकते हैं कि अ टाइप ऑफ स्टॉर्म ओनली विच इज हैविंग हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एज वेल एज विंड्स। कम बैक टू द टॉपिक। पहला कारण बताया जा रहा है दुबई के अंदर इतनी बारिश के पीछे, वो है स्टॉर्म सिस्टम पासिंग ओवर दुबई दैट कॉज्ड लॉट ऑफ रेनफॉल। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ये डेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, इसको रट लेंगे तो फायदा मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो मॉइस्चर ज्यादा होल्ड कर रहा है और इसी कारण से आने वाले टाइम में इस तरीके के हेवी रेनफॉल, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो डेटा सजेस्ट कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर may lead to about 7% more moisture। 1% टेम्परेचर राइज और 7% ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाएगा वाटर। आपको पता है, हाइयर द टेम्परेचर ऑफ एयर, द मोर इज इट्स एबिलिटी टू कैरी मॉइस्चर। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मॉइस्चर ज्यादा कैरी करता है। ये तो बात आपको पता है, बेसिक ज्योग्राफी है। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के कारण एयर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पा रहा है। इसी कारण से जब बारिश हो रही है तो ज्यादा बारिश हो रही है पहले की तुलना में, हेवी बारिश हो रही है, कॉजिंग मोर डैमेजेस। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है दुबई के अंदर जो मौजूदा बारिश हुई है उसका इतना ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होने के पीछे। क्योंकि पिछले 60 सालों में एक्सपर्ट्स का बोलना है कि दुबई के आसपास का जो एयर है उसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस रिलीज। तीसरा मुख्य कारण बताया जा रहा है एक्सेसिव रेनफॉल के पीछे क्लाउड सीडिंग। तो दुबई ने या यूएई ने हाल फिलहाल में खूब सारी क्लाउड सीडिंग की थी ताकि एरिया में ठीक ठाक सी बारिश हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी बारिश हो जाएगी। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग एक फिनोमिना है या एक टेक्निक है जिसमें एयरक्राफ्ट के माध्यम से क्लाउड्स के अंदर कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स डाले जाते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि अपने ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पाए। और जब ये क्लाउड के अंदर ये सब पार्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं तो इसके कारण ये पार्टिकल्स अपने अराउंड ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे आर हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड दे अट्रैक्ट वाटर। इस कारण से क्लाउड के अंदर ओवरऑल जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ जाता है और इस कारण से रेनफॉल अच्छी होती है। तो क्लाउड सीडिंग एक तरीका है क्लाउड्स को वाटर रिच बनाने का, उनके अंदर इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स इंसर्ट करके जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर पाए। और क्लाउड सीडिंग से आप उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़े। तो दुबई में हाल फिलहाल में या पूरे यूएई में हाल फिलहाल में क्लाउड सीडिंग किया गया था। क्लाउड सीडिंग के लिए जो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरली होते हैं सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम, सिल्वर क्लोराइड। दीज आर यूज्ड एज सीड इन ऑर्डर टू
absorb moisture and cause rainfall. उसके अलावा ड्राई आइस इज ऑल्सो यूज फॉर क्लाउड सीडिंग. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या जो घर में हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड ऑल वुड बी यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल भारत में भी पहले किया जा चुका है रेनफॉल कराने के लिए ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम. कि बादल तो है ही, थोड़ा सा क्लाउड सीड डाल दीजिए ताकि रेनफॉल अच्छा हो. पिछले साल क्लाउड सीडिंग न्यूज में था क्योंकि दिल्ली सरकार सोच रही थी कि क्लाउड सीडिंग करके दिल्ली के अंदर थोड़ी सी बारिश कराई जाए ताकि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके. क्योंकि जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो अपने साथ डस्ट को भी सेटल करा देता है. इस कारण से एयर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है आफ्टर रेनफॉल. तो क्लाउड सीडिंग करके भारत के अंदर पहले भी रेनफॉल कराया जा चुका है. बट क्लाउड सीडिंग करके पॉल्यूशन कंट्रोल करने की प्लानिंग हो रही है दिल्ली में, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. क्लाउड सीडिंग के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमने दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. और ये क्लाउड सीडिंग के ऊपर मेंस में इस तरीके का सवाल आ सकता है साइंस एंड टेक सेगमेंट में जीएस पेपर 3 में. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. जो भी मैंने आपको सिखाया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. 150 वर्ड्स. अगेन ट्राई टू मेक सम डायग्राम एंड ऑल. इस तरीके का डायग्राम बना दीजिए क्लाउड सीडिंग को लेकर के. आप आंसर कभी भी एकदम प्लेन फ्लैट नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़े बहुत उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, डायग्राम मैप्स हो तो अच्छा लगता है. Next topic is about Tamil Nadu's decentralized industrialization model. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important from GS paper 5 Assam economy point of view. देखिए ये जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात कर रहा है कि तमिलनाडु का अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो काफी रोबस्ट है, काफी डाइवर्स है. अलग अलग इंडस्ट्रीज में तमिलनाडु जो है वो डेवलप्ड है. तो तमिलनाडु का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेशनल एवरेज से कम है. बट अब देखो तमिलनाडु का जो एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन आता है उसके ओवरऑल जीडीपी में, दैट इज लेस देन नेशनल एवरेज. नेशनल एवरेज है 18% ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन. अगर पूरे भारत की जीडीपी की बात की जाए तो उसका 18% जो है इट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. तमिलनाडु में ओनली 12% कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. लेकिन इंडस्ट्रीज में तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज का तमिलनाडु के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ओवरऑल इंडिया लेवल. इंडस्ट्रीज में इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 18%, जबकि तमिलनाडु में द कंट्रीब्यूशन इज 22%. दैट प्रूव्स कि तमिलनाडु के अंदर इंडस्ट्रीज आर रिजिलियंट, स्ट्रॉन्गर, रोबस्ट एज कंपेयर टू ऑन एन एवरेज. ऐसा क्यों है वो देखेंगे, इसके पीछे के कारण समझेंगे. बट एक बात मैं यहाँ साफ साफ आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी या एपीएससी एग्जाम में कि तमिलनाडु का इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल अच्छा क्यों है, उसकी क्या अच्छी बात है, ये सीधा नहीं पूछा जाएगा. बट आपसे ये प्रश्न तो पूछा जा ही सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा सकता है. एपीएससी में पूछा जा सकता है आसाम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा सकता है. वहां सजेशन के तौर पे आप कह सकते हैं कि टेकिंग अ क्यू फ्रॉम तमिलनाडु इंडस्ट्रियल मॉडल, द सिमिलर मॉडल कुड बी इंप्लीमेंटेड इन असम और इंडिया. इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. तो देखते हैं तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल मॉडल है क्या, क्यों तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल मॉडल को इतना अच्छा बताया जा रहा है. देखिए तमिलनाडु का जो इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो पूरा का पूरा क्लस्टर बेस्ड है. तो पूरा तमिलनाडु में अलग अलग एरिया को डेवलप किया गया है अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज के लिए. क्लस्टर डेवलप किया गया है. तिरुपुर रीजन को कॉटन नेटवेयर के लिए, कोयम्बटूर रीजन को स्पिनिंग मिल्स के लिए, शिवकाशी रीजन को सेफ्टी मैचेस के लिए. और उन क्लस्टर्स के अलावा छोटे छोटे और सब क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं जो इन क्लस्टर्स को बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. नेटवेयर के लिए वो कॉटन थ्रेड सप्लाई करेगा एंड ऑल. तो क्लस्टर है, सब क्लस्टर है. और उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप काफी मजबूत है, कम्युनिटी लेवल पे. फॉर एग्जांपल कोयम्बटूर स्पिनिंग मिल्स, फाउंड्रीज एंड मशीन पंप्स, वाल्व सीटीसी मोस्टली स्टार्टेड बाय कामावर नायडूज. तो लोकलाइट्स जो हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अच्छी है और वो फिर नए नए एरियाज में वो वेंचर आउट कर रहे हैं. उसके अलावा कल्चरली तमिलनाडु इज वेरी स्ट्रॉन्ग for entrepreneurship and industrialization. For example, Christian community of Tamil Nadu, they are into businesses like MRF, Johnson Lifts and all. Muslim community, Farida Group and all. तो तमिलनाडु के अंदर अगर आप अब देखें एक लाइन में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर कोई बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है लाइक गुजरात और महाराष्ट्र और इवन कर्नाटक.
तमिलनाडु की जो इंडस्ट्रीज है इट इज फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ मीडियम साइज बिजनेसेस whose turnover is between 100 crore to 5000 crores. So this is the success story of Tamil Nadu कि उसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है it is a decentralized one, not relying on few big industries but having large number of mid-size diverse industries. इसी तरीके का मॉडल असम को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। असम में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मिड साइज या स्मॉल साइज की ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और क्लस्टर्स एंड सब क्लस्टर्स डेवलप किए जा सकते हैं। तमिलनाडु के मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है कुछ हद तक, ताकि असम की इकोनॉमी को फर्दर ग्रो कराया जा सके। तो एपीएससी में जैसे ही मान लीजिए असम इकोनॉमी पे प्रश्न आता है कि क्या किया जा सकता है, तो एक बॉक्स बना करके साइड में आप लिख सकते हैं तमिलनाडु इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल कैन प्रूव टू बी अ क्यू और ए सजेशन फॉर असम इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। ऐसा बॉक्स बना करके 3-4 लाइन लिख दीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम सोलर एनर्जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा टॉपिक है, सोलर एनर्जी पे ये आर्टिकल आया था, तो जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बता दूं। असम सरकार ने असम सोलर एनर्जी पॉलिसी अडॉप्ट की थी 2017 में। इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया कि असम विल मीट 50% ऑफ इट्स पावर डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी बाय 2026। ये टारगेट याद रखिएगा। अब अगर मौजूदा टाइम में बात की जाए तो हमारा करंट पावर डिमांड है समवेयर क्लोज टू 2200 मेगावाट, जबकि सोलर एनर्जी जो है वो सिर्फ 400 मेगावाट के आसपास ही प्रोडक्शन कर रहा है। रिमेनिंग 700 मेगावाट के अलग अलग सोलर प्लांट्स आने वाले 2-3 साल में इंप्लीमेंट होने वाले। कुछ नाम आप याद रख लीजिए। 700 मेगावाट का सोनबिल फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 100 मेगावाट का तेजपुर में, 100 मेगावाट का बद्रताप में, 40 मेगावाट का गोलाघाट में। कुछ नाम याद रख लीजिए। तो बेसिकली वी विल बी एबल टू मीट द टारगेट ऑफ मीटिंग अबाउट 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स फ्रॉम सोलर एनर्जी इन नेक्स्ट 2 years। एक और पीटी पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल चीजें याद रखिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट of very small size 10 kilowatt capacity was successfully installed in Bhurbanda Gaon Panchayat in Assam Morigaon district. It was established by Assam Energy Development Agency। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, टैक्स इवेजन मेन कारण समस्या होती है ब्लैक मनी के कारण, और दूसरा रेड राइट से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।